नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स और पिछली क्लास में हमने प्रकाशिक यंत्रों के बारे में स्टडी की थी। प्रकाशिक यंत्र का जैसे प्रकाशिक यंत्र जो है कैसे कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, मतलब दूरबीन या दूरदर्शी के बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है ना। और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए को वेव वाला पोर्शन जो था, मतलब तरंग वाला जो पोर्शन है ऑप्टिक्स में ही, जो उसके वेव वाला जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब उनके वेव अगर नेचर है या तरंग प्रकृति अगर प्रकाश की है तो तरंग प्रकृति में वो कितनी कौन सी घटनाएं वो उत्पन्न करता है, तो उन घटनाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है प्रकाश का व्यतिकरण। अब जब प्रकाश जो है तरंग रूप में है तो वो क्या करता है, प्रकाश जो है वो व्यतिकरण। अब जब वेव या तरंगों वाला जो इनेवंत वाली जो यूनिट थी तरंगी करके, तो उसमें भी मैंने आपको इंटरफेरेंस क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है वो समझा दिया था। तो यहाँ पे अभी आपको पहले ही आप व्यतिकरण जानते हो तो इतना आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो देखिए प्रकाश का व्यतिकरण तरंग प्रकाशिकी की एक घटना है जिसमें समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे, समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे, यही कंडीशन है उसकी। जब मैंने तरंगे वाला चैप्टर जब आपको पढ़ाया था यूनिट, तब भी मैंने आपको बताया था कि इसमें व्यतिकरण के लिए आवृत्ति जो है वो तरंगों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे समान आवृत्ति की एक दूसरे पर जब अध्यारोपित होकर क्या करती है, चमकीली और काली फ्रिंजों का एक पैटर्न बनाती है, जिसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे समान आवृत्ति की किसी माध्यम में अध्यारोपित होती है तो कई कुछ बिंदुओं पर उस माध्यम में क्या होता है, तीव्रता जो है अधिकतम मिलती है, तो उसे हमको चमकीली फ्रिंजें दिखने को मिलती है। ठीक है ना, ब्राइट फ्रिंज जिसको बोलते हैं। और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पे हमको काली फ्रिंज देखने को मिलती है। ठीक है ना, जो तो क्या करता है, ये चमकीली और काली फ्रिंजों का एक पैटर्न बनाता है, इसे हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ब्राइट फ्रिंज कब बनती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ये मैंने बताया है चमकीली या ब्राइट जो है, चमकीली फ्रिंज कब बनती है, संपोषी व्यतिकरण में। मैंने बताया था आपको संपोषी व्यतिकरण, है ना, कि जहां पर दो या दो से अधिक तरंगे मिलती हैं समान आवृत्ति की तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन उनका अगर कला भी अगर समान होती है सेम फेज की, या फिर उनकी कला 2 पाई 4 पाई मतलब इवन मल्टीपल्स में अगर होती है तो हमको संपोषी व्यतिकरण मिलता है, जहां पर तीव्रता अधिकतम मिलती है और उनका परिणामी आयाम भी क्या मिलता है, अधिकतम मिलता है। परिणामी आयाम भी क्या मिलता है, अधिकतम मिलता है, चाहे आप ए लो आयाम को या आर हमने लिया था उधर। ठीक है ना। तो वहां पे हमको चमकीली फ्रिंजे देखने को मिलती है। और डार्क फ्रिंज कहां पर मिलती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। मतलब काली फ्रिंज हमको कब दिखती है, विनाशी व्यतिकरण में। जब विनाशी व्यतिकरण होता है जहां पर जो तरंगे मिलती है अगर अपोजिट फेज की, मतलब या तो पाई या 3 पाई या 5 पाई 7 पाई, ये अगर उनके बीच में कला अंतर है और ऐसी तरंगे जब मिलती हैं तो काली फ्रिंज या डार्क फ्रिंज हमको देखने को मिलती है, जो कि विनाशी व्यतिकरण को शो करती है, बताती है। ठीक है ना। तो देखिए ये होता है इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना इन वेव ऑप्टिक्स इन विच टू और मोर लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। एक ऐसा इंसिडेंस है या ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो या दो से ज्यादा वेव जो है सेम फ्रीक्वेंसी की एक दूसरे पर क्या होती है, सुपर इम्पोज होती है टू प्रोड्यूस ए पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। दिस इंसिडेंस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो वो क्या करती है, जब दो या दो से ज्यादा फ्रिंजेस सेम फ्रीक्वेंसी की और अगर सेम फेज की मिलती है या इवन फेज की, इवन मल्टीपल ऑफ पाई के फेज की अगर वेव जो है वो मिलती है, तब तो हमको क्या देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहां पर उनकी तीव्रता जो है अधिकतम होती है और आयाम भी अधिकतम देखने को मिलता है। मतलब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो वहां पे हमको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी और जहां पे विनाशी व्यतिकरण होता है या
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है जब अपोजिट फेज की या और मल्टीपल्स ऑफ पाई के फेज की अगर तरंगे या वेव्स एक दूसरे पर सुपरइम्पोज होती हैं, अध्यारोपित होती है, तो वहां पे हमको काली या डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो देखिए अब एक चीज और बता देता हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा। अब जैसे वेव में है, तो वेव में हमको क्या चीज देखने को मिलती है कि वेव जो होती है उसमें क्रेस्ट भी हमको देखने को मिलते हैं और ट्रॉस भी देखने को मिलते हैं। क्रेस्ट इसको बोलते हैं और इसको ट्रॉ कहते हैं। इसको बोलते हैं श्रृंग और इसको बोलते हैं गर्त। ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जब श्रृंग श्रृंग से मिलता है, अगर श्रृंग श्रृंग से मिलता है, चाहे आयाम उनका अलग अलग हो तरंगों का, जब अगर श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे दो तरंगे लिए हमने और दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है, दोनों का फेज जो है 0 है, मतलब सेम। ठीक है ना। कलांतर इसमें कितना है, 0 है। दोनों सेम फेज की है। तो श्रृंग जब श्रृंग से मिलता है और गर्त गर्त से मिलता है, तब तो हमको चमकीली फ्रिंज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, डार्क फ्रिंज। और श्रृंग अगर गर्त से मिलता है और गर्त अगर श्रृंग से मिलता है, जैसे कि ये हमने एक तरंग ले ली, ठीक है, और दूसरी ऐसे, तो देखिए इसमें ये श्रृंग है और इसमें क्या है, गर्त है, मतलब इसमें क्रेस्ट है और इसमें ट्रॉ है, इसमें भी क्रॉस क्रेस्ट और ट्रॉ है, तो हमको काली फ्रिंज यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है ना। यही होता है प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है। अब देखिए इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है कि सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, मतलब स्रोत जो है कैसे होने चाहिए। व्यतिकरण की शर्तें क्या है, स्रोत जो है वो सुसंगत या कोहेरेंट होने चाहिए। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं, जिनमें सेम फ्रीक्वेंसी तो है ही। कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं, ऐसे सोर्स जो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो तरंगे उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन तरंगों के बीच का जो फेज डिफरेंस है या कला का अंतर जो है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है या कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, मतलब जो कोहेरेंट होगा या सुसंगत स्रोत जो होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि उनका कलांतर जो है, वो कलांतर जो है उनमें वो नियत होना चाहिए। मतलब कांस्टेंट फेज की अगर वो वेव प्रोड्यूस कर रहा है तो हमको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। मतलब इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए हमको, स्रोत जो है वो सुसंगत होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट कैसा होता है, जो तरंगे उत्पन्न कर रहा है कैसी, नियत कलांतर की, मतलब उनके बीच में कला का अंतर नियत रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, सेम वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रिफर्ड। तो यहां पे तरंग दैर्ध्य जो है वो समान होनी चाहिए। जो भी हम तरंग ले रहे हैं उनका तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं समान आवृत्ति और समान तरंग दैर्ध्य की तरंगे जब अध्यारोपित होती है तो हमको व्यतिकरण देखने को मिलता है। वेव शुड ओवरलैप, मतलब तरंगों का अध्यारोपण होना जरूरी होता है, क्योंकि अध्यारोपण होगा तो ही हमको व्यतिकरण प्रकाश का देखने को मिलता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये कंडीशंस थी, व्यतिकरण की शर्तें थी। अब ये चीजें मैं सारी पहले बता चुका। अब जो नई चीज आपको देखने को मिल रही है वो ये ही है, चमकीली और काली फ्रिंज। चमकीली को प्रदीप्त प्रदीप्त भी कहते हैं, प्रदीप्त फ्रिंज भी कह सकते हैं, और काली को अदीप्त भी कहते हैं। ठीक है ना। जो आपको सही लगे सूटेबल वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इसकी कंडीशंस थी। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है कि व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण का सबसे अच्छा अगर उदाहरण देखें तो वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग का द्विछिद्र प्रयोग व्यतिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या करता है, इंटरफेरेंस को क्लियरली शो करता है, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न वहां पे हमको दिखाई देता है। ठीक है ना। अब देखिए इंटरफेरेंस हमने पीछे लिया तो मैंने यही बताया, यहां पे जो तरंग दिख रही है आपको, एक रेड कलर की है वेव, एक है ब्लू कलर की। जब रेड कलर की और ब्लू कलर की देखो, दोनों में क्या चीज देखने को मिल रही है, श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है ना, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है। तो जो ग्रीन वाली है जो वो रिजल्टेंट वेव है कि व्यतिकरण के फलस्वरूप जो हमको तरंग मिल रही है वो ग्रीन वाली है। तो उस ग्रीन वाली का जो अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसमें कौन सा हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। कौन सा हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण, है ना।
तो इसमें देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इसका जो टोटल एम्पलीट्यूड जो मिल रहा है वो E इक्वल टू E1 प्लस E2 मिल रहा है। देखिए क्योंकि इसका E1 है, इसका E2 है, तो अब दोनों को कितना मिल रहा है, दोनों का मिला के E1 प्लस E2 मिल रहा है। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, अब देखिए इसका उल्टा, कंस्ट्रक्टिव या संपोषी व्यतिकरण में मैंने बताया था श्रृंग श्रृंग से मिलता है, सेम फेज की होनी चाहिए, समान आवृत्ति और समान तरंग दैर्ध्य की, वो तो होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के बीच या जो भी हम तरंगे ले रहे हैं उनके फेज डिफरेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, या तो जीरो या तो सेम फेज की होनी चाहिए, या फिर उनमें क्या बोलते हैं 2 पाई या इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इवन को क्या बोलते हैं, सम गुणज के रूप में पाई के। ठीक है ना, तब हमको कंस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव में विषम गुणज पाई का, तब हमको क्या मिलता है, डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रही है, देखिए ये थी फर्स्ट वेव, इसका श्रृंग जो है इसके गर्भ से मिल रहा है दूसरी वेव से, तो इसीलिए ग्रीन वाली जो अगर वेव देखे आप तो उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों से ही क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो यहाँ पे परिणामी तरंग की तीव्रता और आयाम दोनों ही क्या है, कम है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता या आयाम कितना मिलेगा, आयाम जो है वो E1 माइनस E2 मिलेगा। वो पहले मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। ये देखिए कोहेरेंट सोर्स अभी जो पीछे लिया था हमने, भाई व्यतिकरण के लिए क्या चाहिए हमको, स्रोत जो ले रहे हैं हम या सोर्स जो है वो कैसा होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सुसंगत। तो देखिए coherent sources of light are those sources of light which emit light waves of same wavelength, same frequency in same phase having constant phase difference। ठीक है ना, मतलब सुसंगत स्रोत कैसे होते हैं, जो तरंगे, ऐसा स्रोत या ऐसे सोर्स जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उनके वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ तो हमको चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, तो ये क्या करता है, सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी की और सेम फेज की भी क्या करता है, वेव प्रोड्यूस करता है, और उनके बीच फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो कोहेरेंट सोर्स होता है, सुसंगत स्रोत होता है। देखिए क्या है सुसंगत स्रोत में, कि सुसंगत स्रोत क्या कहता है, कि सुसंगत स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो समान आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, समान आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और उन जिनके बीच स्थिर फेज अंतर बना रहता है। फेज अंतर मतलब कलांतर, उनके बीच स्थिर कलांतर जो है वो बना रहता है, मतलब कला के बीच का जो अंतर है वो स्थिर रहता है। ठीक है ना, तो इसीलिए देखिए अगर हम देखें कि दो तरंगे, अगर कोई कोहेरेंट सोर्स जो है जिनके ऐसी तरंगे वो प्रोड्यूस कर रहा है या उत्पन्न कर रहा है जिनमें आवृत्ति समान है, तरंग दैर्ध्य भी समान है, और उनके बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, मतलब कलांतर जो है वो भी कैसा रहे, नियत रहे। कलांतर कैसा रहे, नियत रहे। तो उसके लिए इनकी देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर इंटरफेरेंस, मतलब परिणामी आयाम व्यतिकरण के लिए, उन तरंगों के लिए या ऐसे अगर तरंगे मिलती है कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली, मतलब सुसंगत स्रोत से अगर जो तरंगे मिल रही हैं वो अगर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो उनका परिणामी आयाम उनको कितना मिलता है, ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। कितना मिलता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। अगर पहली तरंग अगर हम ले रहे हैं उसका मान लेते हैं कि भाई वो है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, और दूसरी अगर हम ले क्या, बी साइन ओमेगा टी प्लस अगर फाइव ले, अगर ये दो तरंगे हम लेते हैं और अध्यारोपित करते हैं अगर, ठीक है ना, तो देखिए इनके बीच फेज कितना है, फाइव का डिफरेंस है, कलांतर कितना है, दोनों के बीच फाइव का है, तो वो नियत ही रहेगा अगर वो सुसंगत स्रोत से निकल रही है तो दोनों ही, ठीक है ना, तो इनके बीच कलांतर क्या रहेगा, नियत रहेगा। तभी जो परिणामी आयाम जो है व्यतिकरण का वो कितना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5 मिलेगा, और उनका जो परिणामी कला जो कोण है वो कितना मिलेगा, बी साइन थीटा या बी साइन 5 अपॉन ए प्लस बी cos 5, इतना परिणामी उनका फेज कोण या फेज एंगल मिलेगा। ठीक है ना, अभी देखिए यहां पे दो सोर्स दे रखे हैं S1 और S2। अब व्यतिकरण चाहिए हमको तो क्या होना चाहिए, दोनों ही कैसे होने चाहिए, सुसंगत होने चाहिए, मतलब समान आवृत्ति और समान तरंग समान आवृत्ति और समान
तरंगदैर्ध्य की ये क्या करेंगे, तरंगे उत्पन्न करेंगे। अगर दोनों ही कोहेरेंट सोर्स हैं तो कोहेरेंट सोर्स मतलब सुसंगत स्रोत है, तो हमको क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, व्यतिकरण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्लू और येलो लाइट्स कुछ दिख रही है आपको, ये तरंगे हैं जो किसके रूप में चल रही है, देखिए बिंदु सोर्स है। तो मैंने बताया था आपको कि जब बिंदु सोर्स होता है, पिछली क्लास में हमने बताया था जब मैंने वेव वाला पोर्शन, इसका बेसिक पोर्शन जब कराया था तब, कि अगर तरंगे है तो तरंगे किस रूप में चलती है, तरंगाग्र के रूप में, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में चलती है। और ये किसने बताया था, हाइगेन ने बताया था, बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना। इसीलिए ये भी देखिए वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ही मिल रहा है, ठीक है ना। जो इनिशियली जो है वो, जो सबसे पहले जो वेव फ्रंट मिल रहा है जो स्फेरिकल, देखो ये किसके बिंदु के रूप में है, तो इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट हमको मिलेगा, ठीक है ना। स्फेरिकल बोले तो गोलीय तरंगाग्र हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही बिंदु सोर्स हैं। तो ये दोनों ही बिंदु सोर्स क्या करेंगे, समान आवर्ती समान तरंगदैर्ध्य की क्या करेंगे, समान आवर्ती और समान तरंगदैर्ध्य की तरंगे जो है उत्पन्न करेंगे। और दोनों ही सोर्सेस कैसे हैं, सुसंगत हैं, तो उनसे निकलने वाली तरंगदैर्ध्य जो है, जो तरंगाग्र है, वेवलेट्स जो है या वेव फ्रंट जो है, वो एक दूसरे पर क्या होगी, अध्यारोपित होगी तरंगे। तो जहां श्रृंग श्रृंग से मिलेगा वहां तो ब्राइट बैंड हमको देखने को मिलेंगे, चमकीले चमकीले बैंड देखने को मिलेंगे हमको, है ना। और जहां क्रेस्ट रोज में मिल रहा है, देखिए ये ब्लू वाला जो है और रेड भी है, दोनों ही है। ब्लू जो है, अब जब ब्लू ब्लू जहां पे भी मिल रहा है यार, येलो येलो जहां पे मिल रहा है वहां तो ब्राइट बैंड हो रहा है, और जहां पे ब्लू येलो येलो ब्लू ऐसे मिल रहा है अलग अलग, तो वहां पे हमको डार्क बैंड मिल रहा है। इसका मतलब जहां पे श्रृंग श्रृंग मिल रहे हैं वहां तो चमकीली, और जहां श्रृंग गर्द से मिल रहा है वहां क्या मिलेगी, काली, ठीक है ना, काली फ्रिंज हमको देखने को मिलेगी। तो देखिए अल्टरनेट देखने को मिल रही है हमको, कैसे, अल्टरनेट, है ना, लगातार देखिए एक चमकीली एक काली, एक चमकीली एक काली, एक चमकीली एक काली, ऐसे ही हमको लगातार अल्टरनेट जो है वो फ्रिंजेस देखने को इसमें मिलती है व्यतिकरण प्रतिरूप में। अगर दो सुसंगत स्रोत अगर से निकलने वाली तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो हमको अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का एक पैटर्न देखने को मिलता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तरंगों के लिए, प्रकाश तरंगों के लिए, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ये सारी चीज, इसलिए एक बार वापस रिपीट हो रहा है आपके लिए, एक तरह से ये रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए चीजें सारी ले चुके हैं हम। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बोले तो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए, ये किसके लिए ले रहे हैं हम, संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण। तो देखिए इसके लिए क्या है, संपोषी व्यतिकरण के लिए शुड बी मैक्सिमम विच इज पॉसिबल, मतलब ये इनका जो परिणामी आयाम जो है वो क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या संपोषी व्यतिकरण में हमको क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या संपोषी व्यतिकरण में हमको क्या चीज देखने को मिलती है कि परिणामी आयाम जो है वो अधिकतम मिलता है और तीव्रता भी अधिकतम मिलती है जब दो या दो से ज्यादा तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है समान कला की, या फिर कलांतर समान हो जिनमें, ठीक है ना। तो समान कला या समान कलांतर या समान तरंगदैर्ध्य और समान आवृत्ति की तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है, तो यही चीज मैंने बताई। देखिए यहाँ पे भी क्या है, श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है तो परिणामी आयाम कितना, अधिकतम, दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर, है ना, जो कि किससे मिलता है हमको, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टिव में हमको क्या मिलता है, अब ये कब मिलेगी, जब cos phi इक्वल टू 1 हो, cos phi इक्वल टू क्या मिले, 1। अब देखिए cos phi इक्वल टू 1 बोले तो ये चीज जो यहाँ पे हम इन दोनों के बीच का जो फेज है वो अगर cos phi इक्वल टू 1 अधिकतम तभी मिल सकता है हमको, cos phi 1 होता। अब ये cos phi 1 कब होगा, अभी मैंने बताया था कि इसके लिए फेज जो है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, मतलब समगुणज के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखिए वही समगुणज में ही मिल रहा है 2n पाई, जहां पे n की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3, मतलब क्या होगी 1 से लेकर इनफाइनाइट जितनी भी आप वैल्यू लेंगे उसमें, तो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस उसके लिए कितना मिलेगा, मतलब
पथांतर उसके लिए इस कलांतर के सापेक्ष इसमें पथांतर कितना मिलेगा। देखिए पथांतर और कलांतर में क्या रिलेशन था, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे भी हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए पथांतर जो होता है वो कितना मिलता है, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। अब ये चीज मैं पहले आपको डिराइव करके बता चुका हूं कि पथांतर लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर होता है। तो देखिए यहां पे हम कलांतर ही ले रहे हैं कि भाई कितनी कला होनी चाहिए दोनों के बीच में, तो वो कितना होना चाहिए 2n पाई, है ना, बताया था ना मैंने कि सम गुणज के रूप में होना चाहिए पाई के। जहां पे देखिए n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब दोनों सेम फेज की है, ठीक है ना, कलांतर शून्य है। अब यहाँ पे अगर 1 रखे तो कितना मिल जाएगा 2 पाई मिल जाएगा। 2 पाई मतलब एक तरंग यहां से स्टार्ट हो रही है, दूसरी यहां से, सॉरी यहां से, तो ये मिल गया ना 2 पाई का फेज डिफरेंस, एक यहां से और दूसरी यहां से। जब वो आगे मिलेगी तब भी हमको कंस्ट्रक्टिव या संपोषी व्यतिकरण देखने को मिलेगा। तो उस केस में देखिए इस पूरे केस में हमको हमेशा चमकीली क्या मिलेगी, फ्रिंजे मिलेगी, कि जहां पर भी अगर ऐसा हो रहा है 2n पाई अगर हमको देखने को मिल रहा है तो संपोषी व्यतिकरण होगा। और संपोषी व्यतिकरण में हमको क्या चीज देखने को मिलती है, देखिए ये ब्राइट फ्रिंज या चमकीली फ्रिंज हमको देखने को मिलती है। तो कितना मिल जाएगा इसके लिए पथांतर, देखिए ये पथांतर है, से डिनोट करते हैं इसको, बता चुका हूं मैं पहले आपको, लैम्बडा अपॉन 2 पाई और कलांतर कितना ले रहे हैं हम 2n पाई। तो 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा, है ना, नीचे ये 2 पाई से 2 पाई, तो देखिए कितना मिल गया n लैम्बडा मिल गया, कितना मिल गया n लैम्बडा। और संपोषी व्यतिकरण में हमको पता ही है इंटेंसिटी जो है क्या मिलती है, अधिकतम तीव्रता जो है वो अधिकतम मिलती है, और वो कितनी मिलेगी, तीव्रता जो है वो अधिकतम मिलेगी। अब हमको पता है आई जो है वो इसकी क्या होती है, इसके आयाम के परिणामी तरंग की तीव्रता जो है परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। इसीलिए आई मैक्सिमम कितना मिल रहा है, देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल है यहाँ पे साइन, ठीक है ना। अगर आपको प्रोपोर्शनल नहीं लेना है तो आई मैक्स इक्वल टू आ जाएगा के a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मिलता है हमको संपोषी व्यतिकरण में। अब वही देखिए कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, मतलब विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, जब क्रेस्ट ट्रॉ से मिलता है, मतलब श्रृंग जब गर्त से मिलता है, सॉरी श्रृंग जब गर्त से मिलता है तो परिणामी तरंग का आयाम क्या हो जाता है, उन दोनों तरंगों से भी कम मिलता है और तीव्रता भी कम मिलती है। यही तो है व्यतिकरण, जब समान आवृत्ति और समान तरंग दैर्ध्य की तरंगे समान कलांतर की एक दूसरे पर अत्यारोपित होती है तो कुछ बिंदु पर तीव्रता और आयाम अधिकतम मिलता है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता और आयाम न्यूनतम मिलता है, ठीक है ना। तो जहां अधिकतम मिलता है वो संपोषी व्यतिकरण और जहां न्यूनतम मिलता है वो विनाशी व्यतिकरण, क्या बोलते हैं इसको, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है ना। तो विनाशी व्यतिकरण में देखिए कलांतर कितना होना चाहिए, cos phi इक्वल टू -1, ठीक है ना, तभी तो मिलेगा वो विनाशी व्यतिकरण। तो परिणामी आयाम उसके लिए अगर देखे तो देखिए, तो कलांतर कुल मिला के अगर cos phi इक्वल टू -1, ये कब मिलेगा, जब पाई, विनाशी व्यतिकरण कब मिलता है, जब या तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई इसकी फॉर्म में हो, ठीक है ना। तो हमको विनाशी व्यतिकरण देखने को मिलता है और उसके लिए कला का अंतर कितना देखने को मिलेगा, या कला कोण कितना मिलेगा 2n+1 पाई अगर हो उनके बीच में कला का अंतर अगर इतना हो 2n+1 पाई तो हमको विनाशी व्यतिकरण देखने को मिलता है, तीव्रता भी न्यूनतम मिलती है और आयाम भी क्या मिलता है, न्यूनतम मिलता है उन तरंगों का a-b, मतलब परिणामी तरंग के लिए आयाम भी न्यूनतम मिलता है, ठीक है ना, और तीव्रता भी क्या मिलती है, न्यूनतम। तो इस कलांतर के लिए उनके बीच का अगर पथांतर देखे, इस कलांतर के सापेक्ष उसका पथांतर अगर देखे तो हमको कितना मिलेगा, वही देखिए मैंने बताया था पथांतर क्या होता है, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, कितना होता है पथांतर, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, है ना। तो देखिए कितना मिल जाएगा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, ये जो मिल रहा है 2n+1 पाई, 2 पाई से सॉरी पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से फिर डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 2n लैम्बडा या 2n+1 लैम्बडा बाय
2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बचेगा, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2n+1 लैम्बडा बाय 2। तो इतना जो है विनाशी व्यतिकरण के लिए तरंगों के बीच पथ का अंतर मिलेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये संपोषी और विनाशी व्यतिकरण लिया हमने तरंगों का। बस ये आपको ध्यान रखना है, जब श्रृंग श्रृंग से मिलता है तब तो संपोषी व्यतिकरण होता है और हमको चमकीली या प्रदीप्त फ्रिंज देखने को मिलती है, ठीक है ना। और जब श्रृंग गर्त से मिलता है तो हमको कैसे मिलती है, काली फ्रिंज देखने को मिलती है और विनाशी व्यतिकरण उस वक्त होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अभी देखिए पीछे हमने क्या लिया है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके लिए स्रोत जो है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। तो ये जो हम स्रोत ले रहे हैं वो कैसा होगा, सुसंगत होगा, मतलब जिनके बीच कलांतर कैसा रहेगा, कलांतर नियत रहेगा, ठीक है ना। तो जो भी तरंगे ये स्रोत जो है, अब ये सोर्स है, जो भी तरंगे ये उत्पन्न करेगा वो कैसे होंगे, सुसंगत। स्रोत अगर है तो उनके बीच कला का अंतर कैसा मिलेगा, नियत मिलेगा, ठीक है ना। तो ये स्रोत जो भी तरंगे उत्पन्न कर रहा है उसको एक सिंगल स्लिट से, एक झिर्री से हम क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, इससे पास आउट करवा रहे हैं उसको, ठीक है ना, एक सिंगल झिर्री से, ठीक है ना। ये क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो बताया था ना, इसका एग्जांपल सबसे अच्छा जो इंटरफेरेंस क्लियरली बताता है, यंग का द्विछिद्र प्रयोग है। ये क्या है, द्विछिद्र प्रयोग। तो पहले इनने क्या कर दिया, एक स्रोत से, जो भी सुसंगत स्रोत है उससे जो तरंगे मिल रही है उसको एक सिंगल छिद्र से क्या कर दिया, एक सिंगल छिद्र से पास किया है, ठीक है ना, एक सिंगल छिद्र से। तो सिंगल छिद्र से निकलने, ये सुसंगत अगर स्रोत है तो क्या करेगा, ये इस सिंगल स्रोत से, इस छिद्र में से जो निकलेगी वो ही तरंगे जा पाएगी, बाकी तो यहाँ से रुक के क्या करेगी, शैडो क्रिएट करेगी या छाया बनाएगी। फिर उसके आगे हमने एक दूसरा पर्दा लिया, ये भी एक पर्दा ही है, पर्दे में हमने एक छोटा सा छेद किया हुआ, तो छेद से जो भी तरंगे निकलेगी फिर वो ही आगे बढ़ पाएगी। और उस छेद से निकलने के बाद जो तरंगे, तो यहाँ पे एक हमने एक निश्चित दूरी पे उस सिंगल पर्दे, छिद्र वाले पर्दे के बाद हमने एक दो छिद्र वाले पर्दे लिए, लेकिन वो दो छिद्र कैसे होंगे कि ये जो छिद्र है, पर्दा दोनों साथ साथ में है, तो यहाँ जो छिद्र था इधर, उससे उन दोनों की दूरी जो है लगभग क्या रहेगी, समान रहेगी। मतलब उस छिद्र से जो भी तिरछी दूरी उसकी रहेगी दूसरे पर्दे के लिए, वो तो तिरछी दूरी दोनों ही कैसे रहेगी, समान रहेगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये दोनों स्लिट जो है, ये दूरी और ये दूरी इस सिंगल छिद्र से जो स्रोत लिया, वैसे तो इसके लिए तो यही स्रोत का काम कर रहा है ना। तो इससे इसकी ये दोनों ही जो तिर्यक दूरी है, ठीक है ना, तिरछी दूरी जो है वो कैसे रहेगी, समान रहेगी, ठीक है ना। और अगर इसके बीच में अगर ऐसे अगर लाइन खींचे तो ये वाली और ये वाली दूरी क्या रहेगी, जो कि यहाँ पे d दे रखी है, जो कि d/2 और d/2 रहेगी, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहां से जब ये तरंगे दोनों छिद्रों से होती हुई जब निकलेगी बाहर, जब तरंगे तो बहुत सारी होगी, छिद्र से निकल रही है, स्लिट से अगर निकल रही है, तो इसमें भी क्या हो सकता है, हमको देखो व्यतिकरण प्रतिरूप देखने को मिल सकता है। सुसंगत स्रोत है तो कुछ कैसे निकलेगी, समान फेज की, समान कलांतर की तो होगी, कुछ समान फेज की मिलेगी, समान कला की मिलेगी, तब तो चमकीली। और जब विपरीत कला की जब मिलेगी तब हमको काली फ्रिंजेस देखने को मिल रही है, जो कि आपको एक और पर्दा अगर लगाए तो उस स्क्रीन में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्रोत जहां पर होगा, तो स्रोत की अगर हम क्रिया रेखा देखें और उसके सीधी रेखा में देखें तो हमेशा वहां पर स्रोत के सीधे क्रिया रेखा के उधर अगर हम देखें तो हमेशा हमको चमकीली फ्रिंज ही दिखाई देगी। मतलब वो स्पॉट कैसा बनेगा, चमकीला बनेगा, कैसा बनेगा, चमकीला या प्रदीप्त बनेगा। और उस चमकीले के दोनों आइदर साइड जो है वो कैसे मिलेंगे, काली फ्रिंज हमको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब ये चमकीली क्यों देखने को मिलती है, काली क्यों देखने को मिलती है, उसको मैं और भी अच्छे से पीछे आपको एक्सप्लेन करता हूं, या फिर मैं बता देता हूं। चलिए, क्योंकि जब समान तरंग दैर्ध्य की तरंगे मिलेगी तब तो अगर एन लैम्बडा के फॉर्म में है तो संपोषी व्यतिकरण, ये देखिए, ठीक है ना, ये यहां पर देखिए एन लैम्बडा की फॉर्म में है होगी, या जो भी तरंगे जिनका तरंग दैर्ध्य जो है उनकी तरंगों के बीच का पथांतर अगर लैम्बडा के रूप में, मतलब एन लैम्बडा के रूप में, जो लैम्बडा या 2 लैम्बडा 4 लैम्बडा ऐसे है, एन लैम्बडा मतलब लैम्बडा
2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ऐसी तरंगे अगर मिलेगी तब तो चमकीली या प्रदीप्त बनेगी। और अगर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, सॉरी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ऐसी तरंगे अगर एक दूसरे से मिलती है पथांतर वाली, तो हमेशा हमको काली या अदीप्त फ्रिंजे देखने को मिलती है। वही संपोषियो विनाशी व्यतिकरण जो पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज है। तो यहाँ पे हमको अल्टरनेट जो है ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जो है देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंजे हमेशा समान मोटाई की या समान विड्थ की हमको देखने को मिलती, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके लिए अगर हम ब्राइट फ्रिंज जो हमको बन रही है, हमेशा सेंटर में हमेशा ब्राइट ही आपको देखने को मिलेगी, ये मैंने बताया। स्रोत की क्रिया रेखा के सीधे अगर आप पर्दे पर देखोगे तो हमेशा वो प्रदीप्त फ्रिंज ही आपको देखने को मिलेगी, चमकीली फ्रिंज ही आपको देखने को मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी। उसके आइदर साइड वापस डार्क, और डार्क के आइदर साइड, दोनों साइड हमेशा ब्राइट या चमकीली फ्रिंज ही देखने को मिलेगी, जो कि व्यतिकरण का प्रतिरूप है ये, ठीक है ना। इसमें आइदर अल्टरनेट ब्राइट और डार्क, ब्राइट डार्क एक के बाद एक देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि तरंगे समान पथांतर की मिलेगी, या लैम्डा बाई 2 या लैम्डा की फॉर्म में अगर मिलेगी तब तो कंस्ट्रक्टिव, है ना। और क्रैश से मिलेगा तब तो प्रदीप, और जब क्रैश स्ट्रॉ से मिलेगा तो अदीप्त फ्रिंज मिलती है। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा इसका एक अरेंजमेंट दे रखा है कि यहाँ पे जो हमने सिंगल स्लिट ली है, उसके बाद डबल स्लिट है, ये दोनों छिद्र तो छोटे छोटे, ठीक है ना, एक ही पर्दे में। तो यहां से जब मान लेते हैं कि ये तो इसका बीच वाला पॉइंट है, यहाँ तो हमेशा क्या बनेगी, इस ओ पॉइंट पर तो हमेशा क्या बनेगी, चमकीली बनेगी, जो मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद अगर ले लेते कि ये एक पॉइंट है जहां पर कोई भी फ्रिंज बन रही है, ठीक है, अब वो चाहे डार्क हो या ब्राइट कुछ भी ले सकते हैं, तो उससे कितनी दूरी पर बीच में चमकीली बन रही है, उसके बाद तो क्या बनेगी, डार्क ही बनेगी। तो इसको हम ले लेते कि ये डार्क बन रही है, और इसके आइदर साइड सेम दूरी पर क्या होगी, वापस डार्क ही बनेगी, क्योंकि बीच में अगर चमकीली बन रही है तो आइदर साइड दोनों तो क्या बन रही है, देखिए काली बीच या डार्क बनेगी। अब हम क्या ले रहे हैं कि ये P बिंदु जो है इस O से जो स्रोत आ रहा है, स्रोत की क्रिया रेखा जो है उससे Y दूरी पर, मतलब जहां चमकीली बन रही है उससे कुछ दूरी पर, Y दूरी पर ये दूसरी फ्रिंज जो है बन रही, ठीक है ना। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, अब जहां स्रोत रखा है वो तो हमको पता है, लेकिन स्रोत से कितना दूर इधर उधर बन रही है ना। तो वो चीज हम डिस्टेंस सबकी, इसकी पोजीशन या इसकी स्थिति जो है ब्राइट फ्रिंज की वो निकालेंगे। किसकी स्थिति निकालेंगे, किसकी, प्रदीप्त फ्रिंज की। तो प्रदीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या मिलती है, देखिए पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रदीप्त फ्रिंज की स्थिति भी। ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट या द्विछिद्र प्रयोग। तो इस पे देखिए ये जो तरंगे जा रही है, अब मान लेते हैं कि S1 से एक तरंग जा रही है इधर और एक S2 से जा रही है। अब ऐसे देखें तो ये वाली दूरी जो है इससे तो ज्यादा है, दिख रहा है ना, ज्यादा तिरछा हो रहा है इसके लिए, यहाँ तो कम तिरछी है और ये ज्यादा तिरछी है। तो इनके बीच में भी क्या देखने को मिल रहा है हमको, पथ का अंतर देखने को मिल रहा है। यहां से अगर इस पर एक लंब डाले तो हमको ये लगभग, अब ये दोनों बराबर हो गए, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, है ना। इसको हम कुछ भी एक पॉइंट दे देते, जैसे n ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये S1n हो गया, ये S1 S2 तो d दूरी है ही है, कि इनके बीच की दूरी जो है S1 S2 जो है, इनके बीच की दूरी कितनी लेते हैं, वो निश्चित रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है ना। और अगर बीच वाले पॉइंट से देखें तो इस स्रोत की क्रिया रेखा के दोनों की दूरी क्या रहती है, बराबर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन हम निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया पथांतर, ये भाई ये मिल गया, अब क्या S2n जो है क्या मिल गया, पथांतर मिल गया, है ना। तो पथांतर को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो ये हो गया S2p। अब पूरे S2p में से जब S1p माइनस करेंगे तभी तो हमको ये वैल्यू मिलेगी कि पथ का अंतर कितना है, वो n लैम्डा की फॉर्म में है या लैम्डा बाई 2 की फॉर्म में, तो उस हिसाब से संपोषी और विनाशी व्यतिकरण हमको मिलेगा। तो देखिए पथांतर S2p माइनस S1p मिलेगा हमको, है ना। ये पथांतर देखिए, अब वैसे देखो तो ये पथांतर कितना मिलेगा, आप मान लेते कि ये थीटा एंगल से वहां तक जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला भी ले लेते हैं कि भाई थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा ना। अब इस पॉइंट को अगर यहाँ पे ले आए तो ये थीटा कम हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट भी इधर आ जाएगा, समान हो जाएगी ना फिर तो दूरी ये दोनों की, यहाँ से ये और यहाँ से ये तो समान होगी दूरी, ठीक है ना। तो जितना एंगल से ये तिरछा हो रहा है, तिरछी उधर इस पी पॉइंट पर जा रही है, उतने एंगल से ये पथ का अंतर भी हमको
उतना ही एंगल से ये ट्रायंगल में मिल रहा है हमको इस पॉइंट तक, है ना। तो इसको अगर हम देखें तो कितना मिलेगा, अब ये देखिए थीटा के सामने वाला S2n तो क्या हो गया, लंब, ठीक है। यहां पे हमने ये लंब डाला है, 90 के सामने वाला d जो हो गई वो क्या हो गई, क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गया, विकर्ण हो गया, कर्ण हो गया। और बाकी जो है ये जो बच गया वो क्या, सॉरी ये वाला S1n जो है वो आधार हो गया। तो देखिए, तो यहां से अगर हम देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है ना। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है, S2n, और हाइपो कौन सा है, ये d। तो देखिए S2n हमने क्या लिया है, पथांतर, अभी बताया था मैंने कि ये पथ का अंतर है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमको कितना मिल रहा है, पथांतर बट्टा d मिल रहा है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, है ना। अब ये साइन थीटा मिल गया। अब वही चीज यहाँ पे अगर देखें तो एक ट्राइंगल बन रहा है, इधर भी देखिए, ये बीच में अगर यहाँ से एक लाइन खींचे हम ये, तो यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है। जो y दूरी हो गई ये हो गई कैपिटल D, न्यूनतम दूरी पर अगर निश्चित रखते हैं इसको तभी हमको सुस्पष्ट प्रतिबिंब या जो भी फ्रिंजेस है वो उनको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाला ये y तो क्या हो गया, लंब हो गया, ये हो गया आधार, और जो तिर्यक दूरी है वो हो गई विकर्ण। तो यहां से देखिए लंब और आधार दोनों किस में होते हैं, टेन थीटा में। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल टू, देखिए टेन थीटा ही मिल रहा है ना, ये y और ये d दोनों लंब और आधार इस थीटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लंब कितना है हमारे पास, देखिए लंब बटा आधार ही होता है ना, PBP अपॉन HHP, है ना, बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास y और आधार हो गया कैपिटल D, ये हो गया। अब दोनों ही अगर अल्प कोण है या न्यून कोण, अल्प कोण ये चीज भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो साइन थीटा भी लगभग किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, देखिए पथांतर बट्टा डी, पथांतर बट्टा कितना मिल जाएगा बी। और यह भी अगर थीटा अगर छोटा होगा तो न्यून कोण के लिए ये भी कितना मिल जाएगा, बाय बाय डी, दोनों ही थीटा थीटा है, ठीक है ना। तो क्या चीज मिल जाएगी, देखिए पथांतर बट्टा स्मॉल डी इज इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी। तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, y इज इक्वल टू मिल जाएगा पथांतर इंटू बड़ा डी बटा छोटा डी। तो ये मिल गई इसकी पोजीशन का सूत्र कि इसकी स्थिति कहां पर होगी, y इज इक्वल टू हमको मिल गया। देखिए कैसे मिलेगा, पथांतर इंटू बड़ा डी, और ये डी ये तो दोनों ही कैसे स्थिर है, ये भी चेंज नहीं हो रही है, और दोनों छिद्रों के बीच की दूरी या स्लिट के बीच की दूरी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो पथांतर देखिए हमको यही मिला, यहां से अब ये भी निकाल सकते हैं, देखिए वाई डी अपॉन डी, पथांतर भी इतना ही मिल रहा है हमको, और उसकी पोजीशन का भी हमको क्या मिल गया, सूत्र मिल गया। अब ये पथांतर जितना होगा उसके हिसाब से हमको चमकीली और काली फ्रिंजे मिलेगी। तो देखिए अब पथांतर अगर एन लेमड़ा की फॉर्म में, एन लेमड़ा कब होता है, जब संपोषी व्यतिकरण मिलता है, बताया था मैंने अभी आपको। तो पथांतर अगर एन लेमड़ा के फॉर्म में है तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, देखिए जहां पे n की वैल्यू वही है 0 1 2 3 चलती जाएगी। तो देखिए y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ पे अगर n लेमड़ा के फॉर्म में है तो ये d नीचे चला जाएगा और ये d से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कितना मिल जाएगा, n लेमड़ा कैपिटल D अपॉन d, जो इसी की फॉर्म में मिल रहा है, देखिए पथांतर d बाय d। तो देखिए पथांतर की जगह पे n लेमड़ा आ गया, ये n और लेमड़ा। अब अगर n इक्वल टू 0 ले, मतलब बीच वाला, n इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू भी कितना मिल जाएगा 0, उसकी पोजीशन कहां पे बनेगी, बीच में यहीं पे, जो कि कैसा होगा, चमकीला होगा। n इक्वल टू अगर 1 ले तो y1 इसको ले लेते हैं पोजीशन उसकी, ये वाली जैसे दूसरे जो फ्रिंज है, तो कितना मिल जाएगा, देखिए लेमड़ा d अपॉन d, क्योंकि n इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम 1, तो 1 के लिए कितना मिल जाएगा, देखिए लेमड़ा d अपॉन d मिल जाएगा। वही अगर n इक्वल टू 2 ले तो 2 लेमड़ा d अपॉन d मिल जाएगा, 2 लेमड़ा d अपॉन d। उसके बाद वाली वापस क्या मिलेगी, फिर अगर n फ्रिंजेस में अगर बनती है तो n के लिए देखिए क्या मिल जाएगा, yn इक्वल टू n लेमड़ा d अपॉन d। तो ये nth फ्रिंज मिल गई हमको, ये तो हो गई बीच वाली, जो हम इसको सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, ठीक है ना, सेंटर वाली। ये हो गई प्रथम पहली वाली, ये हो गई दूसरी, और ये nth फ्रिंज के लिए। तो nth फ्रिंज के लिए हमको कितनी मिल रही है, देखिए n लेमड़ा d अपॉन d।
अब इसकी अगर चौड़ाई निकालनी है, भी मैंने बताया था कि समान विड्थ की मिलती है, कि इनकी विड्थ क्या मिलती है, समान मिलती है। विड्थ बोले तो उनकी चौड़ाई जो है, ठीक है ना, फ्रिंजों की चौड़ाई जो है वो कैसे रहती है, समान रहती है। तो अगर इनकी हम चौड़ाई देखें तो चौड़ाई कितनी मिलेगी हमको, इनकी चौड़ाई अगर देखें तो कितनी मिलेगी, देखिए बीटा डी इक्वल टू वाई एन, मतलब वाई एन माइनस वन, सॉरी वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन, या प्लस वन भी ले सकते हैं, वाई एन प्लस वन माइनस अगर वन वाई एन करेंगे तब भी वही चीज मिलेगी, या फिर वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन, या तो एनवी फ्रिंज में से इसकी एन माइनस वन वाली फ्रिंज को अगर माइनस कर दे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये तो एन भी फ्रिंज है, एन मिल गया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एन माइनस वन। तो देखिए एन लेमड़ा डी अपॉन डी माइनस एन माइनस वन लेमड़ा डी अपॉन डी, तो एन लेमड़ा डी अपॉन डी यहां से भी मिलेगा, फिर माइनस में एन लेमड़ा डी अपॉन डी मिल जाएगा, फिर एक सिर्फ लेमड़ा डी अपॉन डी लेमड़ा बाय डी बचेगा, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मतलब उनकी डार्क फ्रिंज की अगर हम विड्थ देखें तो कितनी मिल रही है, लेमड़ा डी बाय डी मिल रही है। मतलब जो काली फ्रिंज बन रही है उसकी चौड़ाई हमको कितनी मिली है, देखिए लेमड़ा डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। अब वही अगर ये तो हमने ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन से निकाली है इसकी विड्थ, अगर हम डार्क फ्रिंज की पोजीशन अगर निकाले तो क्या मिलेगा, यही सारी चीज है बस डार्क फ्रिंज के लिए। तो देखिए क्या मिल जाएगा, पथांतर जो हमको किसके फॉर्म में मिलेगा, 2n प्लस वन लेमड़ा बाई टू, जो कि पीछे बताया था मैंने आपको, यहाँ पे देखिए संपोषी और विनाशी व्यतिकरण जब बताया था, ये देखिए 2n प्लस वन पाई या फिर 2n प्लस वन लेमड़ा बाई टू। तो देखिए इस केस में कितना मिल जाएगा, पथांतर जो है बाय डी बाय डी 2n प्लस वन लेमड़ा बाई टू, जहां पे n इक्वल टू कितना है 0 1 2 3 कंटिन्यू चलता जाएगा, तो y इक्वल टू देखिए कितना मिल जाएगा 2n प्लस वन लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन 2d, क्योंकि लेमड़ा बाई 2 है तो लेमड़ा बाई 2 हो गया, और d बाई डी यहाँ पे 2n प्लस वन। अब n इक्वल टू 0 ले तो क्या मिल जाएगा, देखिए y0d लेमड़ा d अपॉन 2d मिल रहा है, लेमड़ा d अपॉन 2d। अब ये किसकी चीज दिखली, किसके लिए मिल रही है, विनाशी व्यतिकरण के लिए, क्योंकि हम डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकाल रहे हैं कि सेंटर के बाद जो डार्क बन रही है उसकी पोजीशन के लिए ले रहे हैं। तो कहां बनेगी, क्या पोजीशन बनेगी, देखिए n इक्वल टू 1 ले अगर इसी पथांतर के लिए जो विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो कितना मिल जाएगा, देखिए 3 लेमड़ा डी अपॉन 2d, वही देखिए कितना मिल रहा है यहाँ पे 5 लेमड़ा डी बाई टू, यही मैंने बोला था, लेमड़ा बाई टू 3 लेमड़ा बाई टू 5 लेमड़ा बाई टू 7 लेमड़ा बाई टू एन तक, है ना। तो देखिए कितना मिल जाएगा यहाँ पे वाई एन के लिए, इसके लिए भी कितना मिल जाएगा, देखिए 2n प्लस वन लेमड़ा डी बाय 2d मिल जाएगा, ये एन वी फ्रिंज के लिए, जो कि यहाँ पे हमने लिया ही था n इक्वल टू 0 1 2 3 लेके। अब देखिए एनवी फ्रिंज की ये पोजीशन मिल रही है, मतलब ये स्थिति मिल रही है, ठीक है ना। क्या निकाल रहे हैं हम, स्थिति तो निकाल रहे हैं किसकी, अब हम काली फ्रिंज की निकाल रहे हैं, काली फ्रिंज की स्थिति जो व्यतिकरण के फलस्वरूप मिल रही है हमको, ठीक है ना। तो काली फ्रिंज के लिए देखिए क्या मिल जाएगा, बीटा ब्राइट मिलेगा, वो तो काली फ्रिंज की पोजीशन मिल गई। अब एक काली में से दूसरी उसकी पहले वाली देखें तो वो ब्राइट होगी, तो काली की पोजीशन और उसके बाद वाली जो ब्राइट की पोजीशन, उनके बीच में काली यहां पर तक बन रही है फिर ब्राइट बन रही है, तो इनके बीच में तो ये तो ब्राइट वाला पोर्शन है, इसीलिए ये ब्राइट फ्रिंज की हमको क्या मिलेगी, विड्थ या चौड़ाई मिलेगी। कितनी देखिए इसकी एन भी, उसको इसमें एन माइनस वन, उससे पहले वाली को माइनस कर देते, तो देखिए 2n प्लस वन लेमड़ा डी अपॉन 2d माइनस 2। अब देखिए n की जगह पे क्या करना है, n माइनस वन प्लस वन लेमड़ा डी बाय 2d, तो इसमें भी देखिए 2n प्लस वन वाला और 2n प्लस वन इधर से भी एक पोर्शन मिलेगा, बचेगा सिर्फ लेमड़ा डी बाय डी। तो क्या चीज देखने को मिल रही है, देखिए जो डार्क फ्रिंज थी, काली फ्रिंज है, उसकी भी चौड़ाई लेमड़ा डी अपॉन छोटा डी मिल रहा है, और जो ब्राइट फ्रिंज जो बन रही है उसकी भी देखिए चौड़ाई कितनी मिल रही है, वही बड़ा डी लेमड़ा अपॉन छोटा डी से मिल रही है ना, ठीक है ना। तो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, दोनों की जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो समान मिल रही है। तो इसी से हमको देखो इंटरफेरेंस पैटर्न ये देखने को मिल रहा है। और अगर इसका इंटेंसिटी का वेरिएशन देखिए, तीव्रता का, ठीक है ना, तीव्रता का अगर उसकी डार्क फ्रिंज की पोजीशन और उनकी तीव्रता देखिए, तो सेंटर में हमेशा क्या बन रहा है, देखिए मैक्सिमा, उसके बाद वापस डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट। कब ऐसे देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है ना, देखने को मिल रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे भी विड्थ सबकी सेम है, तो ये इसकी जितनी विड्थ है वो कि वो इसकी भी विड्थ होगी सेम, है ना।
तो अगर दोनों का आयाम, अगर दोनों तरंगे जो भी अध्यारोपित हो रही है उनका आयाम अगर समान है तो हमको इस प्रकार से इसका व्यतिकरण प्रतिरूप देखने को मिलता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ले रहे हैं, मतलब तीव्रता के रूप में, कि उनकी तीव्रता का कैसे क्या मिलेगा, बीच वाली की तीव्रता ज्यादा होगी, फिर उसके पास वाली जो डार्क बन रही है उसकी कम, फिर वापस ज्यादा कम, ऐसे ही अल्टरनेट जो है उनकी तीव्रता का हमको रूप देखने को ऐसे मिलेगा। ठीक है ना, ये है डंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका तो ले लिया होगा आई थिंक, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। अब इसका भी नहीं लिया तो इसका भी ले लीजिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये तो हमने लिया है क्या, व्यतिकरण। अब एक और दूसरी घटना ले रहे हैं, जब तरंग रूप में होती है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का विवर्तन। अब देखिए क्या होता है प्रकाश का विवर्तन, कि जब अपारदर्शी अवरोधों के कोनों के चारों ओर प्रकाश का मुड़ना और उनकी ज्यामितीय छाया के भीतर प्रकाश का प्रवेश करना विवर्तन कहलाता है। क्या, कि अपारदर्शी अवरोधों के कोनों के चारों ओर प्रकाश का मुड़ना। ये देखिए यहाँ पे भी एक स्लिट ली है और एक ऑब्स्टिकल लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक स्लिट ली, एक पर्दा लिया जिसमें एक छेद है, ये स्रोत लिया, और एक पर्दा लिया हमने इससे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने एक ऑब्स्टिकल लिया, मतलब एक अवरोध ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक पर्दा लिया, यहाँ पे अवरोध है और यहाँ पे स्लिट है। तो जो अवरोध होता है, जो अपारदर्शी अवरोध होते हैं, जो अपारदर्शी वस्तु जो होती है, उससे प्रकाश क्या करता है, छाया बनाता है। लेकिन उनके कोनों से बेंड होकर या कोनों से मुड़ने के कारण वो क्या होता है, छाया वाले जो भाग होता है, जो छाया वाला भाग होता है उसमें प्रकाश प्रवेश कर जाता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो क्या होता है कि एक ऐसा प्रकाश का विवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें किसी वस्तु के कोनों से टकराकर अपने पाथ को या अपने पथ को वो क्या करती है, बेंड करती है या मुड़ जाती है जब प्रकाश किरण, ठीक है ना, कोनों से टकराकर क्या हो जाती है, शार्प एजेस से टकराकर अगर वो मुड़ जाती है और मुड़ के कहां चली जाती है, छाया वाले भाग में चली जाती है, तो उसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब एक्चुअल में अगर देखिए तो स्लिट है, तो स्लिट की जो जगह है यहां तक, देखिए ये यहां से ये यहां तक की स्लिट की जो जगह है, मतलब जितना वो प्रकाश जाना चाहिए वही जाना चाहिए, लेकिन ये प्रकाश देखिए ये एक्स और वाई वाला भाग एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से मिल रहा है, प्रकाश के विवर्तन की वजह से। तो इसी घटना को विवर्तन कहते हैं, कि जब प्रकाश जो है किसी अपारदर्शी माध्यम के कोनों से मुड़ जाता है और कहां चला जाता है, मुड़ के छाया वाले भाग में प्रवेश कर जाता है, तो उसको हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो चलो ये स्लिट थी, बीच में जगह थी, तो वो एक्स्ट्रा छाया वाले भाग में पहुंच गया। अगर हम ऑब्स्टिकल ले तो क्या होगा, तो ऑब्स्टिकल लेने से देखिए ये प्रकाश यहां तक ही फैलना चाहिए था, ऊपर ऊपर इधर, ठीक है ना, यहां तक, लेकिन कोनों से टकरा कर ये क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, और छाया वाले भाग, जो छाया वाला भाग थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि प्रकाश जो है इस विवर्तन की घटना के कारण मुड़ के छाया वाला भाग में क्या कर दिया, इसने प्रवेश कर दिया है, ठीक है ना। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड दी कॉर्नर्स। देखिए द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड दी कॉर्नर, कॉर्नर्स के अराउंड क्या हो जाती है, देखिए कॉर्नर इधर था, कॉर्नर के अराउंड ये बैंड हो गई है, जानी तो उधर चाहिए थी लेकिन ये थोड़ी सी बैंड हो गई है, ठीक है ना। And the encroachment of light within the geometrical shadow of the opaque obstacle is called diffraction। के अगर वो क्या होती है, लाइट विद इन द ज्योमेट्रिकल शेडो, ज्योमेट्रिकल शेडो के अंदर अगर वो एंटर कर जाती है, किससे, शार्प एजेस से बैंड होने के कारण, शार्प एजेस जो होते हैं उनके बैंड होके अगर वो छाया वाले भाग में या शेडो वाले पोर्शन में अगर एंटर करती है लाइट, तो इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी।
तो ये है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए कितना कितने एंगल पर बैंड हो सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, जो भी तरंगे आ रही है उसका एक प्लेन वेव फ्रंट लेंगे हम, मतलब समतल तरंगाग्र लेंगे और उसको फोकस करके किसी एक स्लिट से गुजारेंगे और उसको भी फोकस करके देखेंगे, फिर उसका जहां से भी जो शार्प एजेस से या कोनों से जहां से भी टकरा रहे उन कोनों की पोजीशन हम क्या करें, अगर चेंज करें तो कितना हमको और भी डिफ्रेक्शन, कितना जब और छाया के भाग में प्रवेश करता है वो चीज देखेंगे। तो देखिए अब हम क्या ले रहे हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। अगर एक सिंगल स्लिट ले और उसमें से डिफ्रैक्ट हो रही है लाइट, डिफ्रैक्ट हो रही है मतलब उसमें से प्रकाश क्या हो रहा है, प्रकाश का विवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए क्या है, प्रकाश का विवर्तन हमको कैसे देखने को मिलेगा कि यहां पर अगर हम जो भी हम फोकस कर रहे हैं या शार्प एजेस जो है वो इस उसके साथ क्या है, एंगल 0 डिग्री एंगल पे ले रहे हैं। अगर डिफ्रेक्शन एंगल कितना ले, 0 डिग्री ले, तो देखिए क्या मिलेगा, जितनी भी तरंगे आ रही है वो एक बिंदु पर फोकस होगी। अब इन तरंगों को अगर देखें तो जितनी भी तरंगे ये वेव फ्रंट्स में, जो प्लेन वेव फ्रंट है, समतल तरंगाग्र ले रहे हैं, अगर हम समतल तरंगाग्र अगर ले उसको देखिए 12 अगर तरंगों में हम उसको विभक्त करते हैं, कितने, 12 तरंगों में विभक्त किया। देखिए 12 तरंगे यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाली जो जा रही है वो यहाँ पे फोकस हो रही है, लास्ट वाली भी इधर, और बीच वाला जो सेंटर है वो तो बनेगा जब 0 डिग्री डिफ्रेक्शन मतलब हो ही नहीं रहा है। डिफ्रेक्शन यहाँ पे शार्प एजेस से अगर मान लो कि भाई 0 डिग्री एंगल पे, तो डिफ्रेक्शन एट डिफ्रेक्शन एंगल कितना ले रहे हैं हम, 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, ब्राइट या प्रदीप्त फ्रिंज देखने को मिलेगी। अब उसका अगर हम एंगल चेंज करें, क्या करें, एंगल उसका अगर हम चेंज करें तो देखिए थोड़ा सा हमने एंगल क्या लिया है, चेंज किया यहाँ पे, मतलब θ1 एंगल पर इसको ले, और दो स्लिट जो है उसको हम क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये स्लिट है, यहाँ पे ये पूरी जो दिख रही है ग्रीन वाला पोर्शन ये एक स्लिट है। यहाँ पर देखिए ए और बी पोर्शन जो दिख रहा है ना ये स्लिट है, जो छिद्र होता है छोटा सा, ठीक है। उसके लिए हमने एक लेंस लेकर उसके वेव फ्रंट को क्या करना है, फोकस करना है, किसी एक पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ बीच में ब्राइट मिल गई, और डिफ्रेक्शन पैटर्न जो है यहाँ विवर्तन प्रतिरूप में जो है आपको हमेशा क्या मिलेगी, ब्राइट या क्या बोलते हैं, चमकीली फ्रिंज ही आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए इसमें ये क्या चीज देखने को मिल रही है, अगर इसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ये पहला वाला पार्ट और ये दूसरा वाला पार्ट, इसमें भी देखिए 12 तरंगे हम ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये θ1 पे जा रहा है देखिए, और ये भी θ1 से जाके इसको रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या चीज देखने को मिलेगी, देखिए तो θ1 एंगल पर अब डिफ्रैक्शन एंगल हम कितना ले रहे हैं, θ1, और जो भी प्लेन वेव फ्रंट है, समतल तरंगाग्र है, उसको दो भाग में हमने विभाजित कर दिया। एंगल चेंज हुआ ना, तो देखिए यहां से जो जाएगी वो शार्प एज से मुड़कर, देखिए ये छाया वाले भाग में जा रही है भाई, यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल की तरह वर्क करेगा, अगर देखिए तो क्या होगा, ये छाया वाले भाग में जा रही है, और यहां से ये जो तरंग जो पीछे हमने देखा, यहाँ से भी ये तरंग देखिए इससे टकरा कर मुड़कर क्या हो रही है, यहाँ पर इस P1 पर फोकस हो रही है ना। अब इसको दो इक्वल पार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए ब्राइट होगी, फिर क्या बनेगी, वापस डार्क फ्रिंज बनेगी, अल्टरनेट बनती है, ठीक है ना। तो डार्क फ्रिंज में अगर देखें तो वेवलेट्स फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट डिफ्रैक्ट। अब देखिए इसमें अगर हम पेयर ले, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना, तो यहां से यहां तक हो गया, और दूसरा 6 से 12 तक हो गया, मतलब 7 से 12, एक 0 से 6 और फिर 7 से 12, दो इक्वल पार्ट में ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम कुछ पेयर्स देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही, ये तो एक एग्जांपल के तौर पर, तो यहाँ पे तो देखिए पथांतर कितना मिल रहा है, 0। यहाँ पर ये वाली जो तरंग है वो अगर जाएगी तो इसके बीच पथांतर कितना मिल जाएगा हमको, पथांतर कितना मिल जाएगा, λ/2, और ये अगर जाएगी यहां से 12वीं तो उसकी वो कितने पथांतर पे जाएगी, लैम्बडा पे। तो जो λ/2 पे होगी अगर वो, तो क्या होगी, क्या बनाएगी वो, डार्क फ्रिंज। 0 पे है वो तो चलो है ही, और लैम्बडा पे अगर होगी तो वो प्रदीप्त या चमकीली दीप्त बने। तो इसमें कौन कौन सी अगर वेव ले तो वो क्या चीज, इसका अगर पैर देखे, जैसे 0 और 6, ये पहली वाली और ये छठी, ठीक है। फिर 1 और 7, 1 और 7, 0 और 6, 1 और 7, क्योंकि 1 और 7 के बीच में लगभग सब में λ/2 जिसमें पथांतर रहेगा वो बता रहा हूं, जो यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनाएगी, λ/2 पथांतर मैंने पहले भी आपको बताया, तो वही चीज। तो यहाँ पे हम पैर ले, जैसे 0 और 6, 1 और 7, 2 और 8, अल्टरनेट लेते जाओ, देखिए 3 और 9,
फिर 4 और 10, 5 और 11, 6 और 12। इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिवली विथ पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 गिव्स फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम या डार्क फ्रिंज। तो ये ऐसे तरंगों के पेयर्स होंगे या युग्म होंगे, अगर ये दोनों जाके उधर मिलती है तो क्या बनाएंगे? डार्क फ्रिंज। क्यों? क्योंकि इनके बीच हमेशा पथांतर कितना मिलेगा? लैम्बडा बाय 2 का मिलेगा। मतलब कौन कौन सा पैर? 0 6, 1 7, 2 8, 3 9 और 4 10 और 5 11 और 6 और 12। ठीक है ना? देखिए, तो इनको अगर देखे, ये ऐसे युग्म हैं कि ये अगर जाके मिलते हैं तो वो हमेशा क्या करेंगे? इनके बीच पथांतर कितना मिलेगा? लैम्बडा बाय 2 का मिलेगा। और वो हमेशा क्या बनेंगे? पथांतर लैम्बडा बाय 2 तो क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण मिलता है हमको। तो विनाशी व्यतिकरण के फलस्वरूप वहां पर हमको क्या चीज देखने को मिलेगी? रेस्ट्रिक्टिवली ये दोनों एक दूसरे से मिलेगी लैम्बडा बाय 2 पथांतर के साथ। तो विनाशी व्यतिकरण के फलस्वरूप उनकी तीव्रता कैसे मिलेगी? न्यूनतम मिलेगी, मतलब कम मिलेगी। इतनी भी न्यूनतम नहीं, और भी अगर ले तो वो और भी दूसरी मिलेगी। तो यहां पे हमको काली फ्रिंजे या कम तीव्रता की या डार्क जो है फ्रिंज देखने को मिलेगी। ठीक है ना? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और भी फिर एंगल चेंज करके हम और भी लेते हैं इसके, और क्या कितने एंगल पे क्या मिल सकता है। ये तो हमने ये वाले पैर लिए, इसकी जगह पे अगर ये वाले पैर लेते, 0 और 7 लेते या 0 और 12 लेते, तो इनके बीच तो लैम्बडा मिल रहा है ना। तो ये क्या करेंगे? संपूर्ण व्यतिकरण बनाएंगे। तो चलिए और एंगल चेंज करके देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी यहां पे दूसरा हम एंगल ले रहे हैं θ2, थोड़ा और बढ़ा दिया। तो अब देखिए उनके पथ का अंतर जो है, जो तरंगे जा रही है, तो उससे तो हमको क्या मिला? देखिए प्रथम वो डार्क फ्रिंज मिल गई, मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम मिल गया। तो भाई ये तो ब्राइट है, हमेशा बीच में तो ब्राइट ही बनेगी, प्रदीप्त ही बनेगी, चमकीली बनेगी। ये क्या मिल गया? फर्स्ट मिनिमा मिल गया। सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी तो ये है, ये सेकेंडरी मिनिमा मिल गया। इधर भी एक सेकेंडरी मिनिमा होगा, फिर सेकेंडरी क्या मिलेगा? मैक्सिमा भी मिलेगा हमको। ठीक है ना? ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है, इसको हमेशा क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। और सेंटर में डिफ्रैक्शन में हमेशा सेंटर में आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी की ही तीव्रता देखने को मिलेगी। अब व्यतिकरण में क्या मिला था कि सेम विड्थ उनकी समान थी। अब यहाँ पे विड्थ समान नहीं मिलेगी। ठीक है ना? वो कैसे मिलती है, चलो अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए θ2 एंगल पर ले, और इसी समतल तरंगाग्र को अगर आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, देखिए 4, 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट में, तो अगर यहाँ पे देखें तो 0 और 12 के बीच में टोटल अब पथांतर कितना मिल रहा है? 2 लैम्बडा। 0 से लेकर, अगर ये तरंगे इतनी 12 भाग में हम डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो 0 से 12 के बीच में कितना मिल रहा है? 2 लैम्बडा। अगर 0 से यहां पर देखे कौन सी? 3, 0 और 3 के बीच में देखिए कितना मिल रहा है? पथांतर लैम्बडा बाय 2। और वो यहां 7 तक आते आते कितना हो जाएगा? लैम्बडा। अगर 7 वाली तरंग जाके मिलेगी 7 वाली किससे? 0 से, तब तो क्या मिलेगा? दीप्त मिलेगी, है ना? तो यहां पे मिल गया, देखिए 9 तक आते आते पथ का अंतर कितना हो गया? 3 लैम्बडा बाय 2। और 12 तक आते आते पथांतर कितना मिल रहा है? 2 लैम्बडा मिल रहा है। देखिए यहां तो मिल रहा है हमको लैम्बडा बाय 2, यहाँ पर लैम्बडा, यहाँ 3 लैम्बडा बाय 2, और यहाँ पे मिल रहा है सीधा ही 2 लैम्बडा। तो अगर एंगल हम चेंज कर रहे हैं और इसको इक्वल 4 पार्ट में अगर डिवाइड करें, तो कौन कौन से पैर? देखिए 0 और 3 क्या है? 0 3, 1 4, फिर 2 5, देखिए 0 3, जिनके बीच में लैम्बडा बाय 2 है, 1 और 5, इनके बीच में भी लैम्बडा बाय 2 होगा, सॉरी 1 और 4, फिर 2 और 5, फिर 3 6, 4 7 और 5 8 और 6 9 7 10 और 8 11 और 9 12, ये सारे पैर क्या होंगे? इनके भी बीच में पथांतर कितना मिलेगा? लैम्बडा बाय 2 मिलेगा। तो इसमें भी क्या मिलेगी हमको? काली फ्रिंज ही देखने को मिलेगी, है ना? क्या मिलेगी? काली फ्रिंज और तीव्रता न्यूनतम। तो हमको देखिए पहले, इससे पहले क्या मिलेगा? फर्स्ट डार्क मिला था, है ना? सेकेंडरी फर्स्ट, और ये मिल गया कौन सा? सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। यहाँ पे भी डार्क बन रही है क्योंकि लैम्बडा बाय 2 के बीच में ही। अब इनका डिफ्रैक्शन एंगल वापस अगर θ1 पे ले, वापस किस पे ले? θ1, जो पहले लिया था हमने स्टार्टिंग में, ये देखिए जहां पे हमको फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मिला था, न्यूनतम। ठीक है ना? प्रथम द्वितीय न्यूनतम
तीव्रता वाली फ्रिंज मिली थी हमको। अब वो इसी एंगल पे वापस ले और इसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। कितने? 3 इक्वल पार्ट में, जैसे 1, 2 और ये 3। ठीक है ना। तो इसमें देखिए कौन कौन से पैर देखिए जिसमें लैम्बडा मिलेगा। तो देखिए यहां से देखिए इनके और यहां तक अगर ले ये चौथे के बीच में, तो लैम्बडा बाई 2 होगा। फिर उसका जस्ट डबल होगा तो ही 8 पर आ गया, वो कितना हो जाएगा? लैम्बडा। और यहाँ पे 3 लैम्बडा बाई 2 होगा। तो 3 इक्वल पार्ट में अगर इसको हम डिवाइड करें तो देखिए 0 और 8वीं जो लाइन है उनके बीच पथांतर कितना है? लैम्बडा है। तो कौन कौन से पैर होंगे जिसके बीच में संपोषी व्यतिकरण देखने को मिलेगा? कौन कौन सी तरंग अगर जाके इस बिंदु पर मिलती है तो ब्राइट मिलेगी, जो कि फर्स्ट और सेकंड जो पीछे मिली थी उनके बीच में मिलेगी हमको। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहां मिलेगा? प्रथम द्वितीय अधिकतम तीव्रता वाला बिंदु या फ्रिंज कहां पर मिलेगी हमको? किस किस पेयर के लिए अगर कोई कौन कौन से तरंगे जाकर मिलेगी तब मिलेगा? कौन कौन सा? देखिए एक तो 0 और 8वां जिनके बीच लैम्बडा का पथांतर है, 0 और 8, फिर 1 और 9, ऐसे ही कंटिन्यू लेते जाओ, 2 और 10, 3 और 11, 4 और 12 और ऐसे ही चलता जाएगा, है ना। 0, 8 और उसमें अगर 0, 4, 1, 5, 2, 6, 8, 12 एंटर हो तो पहले ही ले लिया हमने, तो उसमें तो क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव। तो ये ऐसे युग्म है कि जिनके बीच पथांतर कितना मिल रहा है? लैम्बडा मिल रहा है। तो यहां पे हमको क्या मिलेगा? प्रदीप्त फ्रिंज देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रदीप्त फ्रिंज। अब बीच में जो बन रही है वो तो प्रदीप्त है ही, वो तो हम लोग को पता ही है। लेकिन पहली उसके बाद जो है प्रदीप्त फ्रिंज कहां मिलेगी? प्रथम उच्चिष्ट जो है, सेकेंडरी प्रथम, यहां पे मिलेगा हमको प्रथम द्वितीय द्वितीय उच्चिष्ट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट यहाँ पे इन युग्मों के जिसमें लैम्बडा का पथांतर होगा तो उनके लिए देखने को मिलेगा। चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए, अब अगर हम देखें तो डिफ्रैक्शन हमको देखिए अलग अलग एंगल पे इसको चेंज करते जाए, जैसे θ1 θ2 पे और युग्म अलग अलग लेते जाए तो क्या देखने को मिल रहा है? बीच में डिफ्रैक्शन पैटर्न में मतलब विवर्तन प्रतिरूप हमेशा आपको इसी रूप में देखने को मिलेगा कि मध्य में हमेशा अधिकतम, मध्य में हमेशा क्या मिलेगा? अधिकतम, फिर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और फिर उसकी तीव्रता जो है दोनों ही आइदर साइड ऐसे ही हमको देखने को मिलेगा और ऐसा प्रतिरूप आपको हमको डिफ्रैक्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन व्यतिकरण प्रतिरूप कैसा देखने को मिल रहा था कि उसमें सब कैसी थी? उनकी विड्थ सेम थी, लेकिन यहाँ पे विड्थ सेम नहीं होगी। यहाँ पे विड्थ कैसी होगी? अलग अलग होगी। बीच में हमेशा दोनों जो है यहाँ पर और यहाँ पर ये सबसे अधिकतम देखने को मिलेगा दोनों साइड। लेकिन जैसे जैसे उसके आइदर साइड बढ़ते जाएंगे तो उनकी जो प्रथम उच्चिष्ट जो है वो दोनों साइड कैसे मिलेंगे? कम मिलेंगे और भी कम मिलते हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। डिफ्रैक्शन पैटर्न यहां तक वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना, जो भी हम समतल तरंगाग्र ले रहे उसकी तीव्रता कितनी थी, जो भी स्रोत ले रहे जिससे वो तरंगे मिल रही। तो देखो उनको क्या अलग अलग एंगल पे देखे तो बीच में तो हमेशा मैक्सिमम मिलेगा जब θ 0 डिफ्रैक्शन एंगल होगा। तब θ 1 पे हमको क्या मिल रहा था? देखिए ये फर्स्ट डार्क मिल रहा था, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, इधर भी ये देखिए सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है, फिर यहाँ पे वही वापस डार्क फ्रिंज मिलेगी, वापस दीप्त और प्रदीप्त, और यहाँ पे और आइदर साइड जाएंगे तो वो फिर धीरे धीरे क्या देखने को मिल रहा है आपको? खत्म। तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे हमको देखने को ऐसे मिलता है। और ये कैसे, किसकी वजह से मिल रहा है? कि जब तरंगे जो है किसी कोनों से मुड़ जाती है, किसी भी शार्प एज से टकराकर अगर वो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है या मुड़ जाती है, तो हमको ये डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। अब इन दोनों में अंतर आपको सुस्पष्ट दिख रहा है कि इसमें सेंटर में हमेशा मैक्सिमा बनता है और इसमें समान विड्थ की जो है फ्रिंजें मिलती है। लेकिन इसमें फ्रिंजें जो है बीच वाली जो है सबसे अधिकतम तीव्रता की और सबसे चौड़ी होती है, उसके बाद जो है जितनी भी दीप्त फ्रिंजें होती है वो उनकी चौड़ाई कम होती रहती है। ठीक है ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब देखिए इसका पार्ट डिफरेंस अगर हम देखें इसके लिए जो हमने लिया है, ठीक है ना, जैसे 0th और 12th क्योंकि 12 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, तो उस हिसाब से देखें तो थीटा एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन अगर है और डी दोनों स्लिट की अगर विड्थ है
जो भी स्लिट ली हमने उसकी विड्थ कितनी है, d है। ये पूरी जो दूरी है कितनी, अगर d है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको देखो bn इज इक्वल टू d sin थीटा, ये तो हमने पीछे भी लिया था, व्यतिकरण में भी हमने देखा था कि पाथ डिफरेंस कितना मिल रहा था, ये देखिए ये रहा d sin थीटा पाथ डिफरेंस, है ना। तो वही ले रहे हैं यहाँ पे भी। तो bn इज इक्वल टू हमको कितना मिल रहा है, d sin थीटा। तो इसके लिए अगर देखे कि भाई इनको जब 2, 4 और 6 इक्वल पार्ट में भी अगर डिवाइड करें और उनके बीच में अगर पाथ का डिफरेंस अगर λ/2 है, तो वहां पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा हमको। तो अगर हम nth सेकेंडरी मिनिमा अगर देखें, मतलब जो अगर 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करके जिनके बीच पथांतर कितना है, λ/2 है। अब देखिए d sin थीटा अगर लैम्बडा है तब तो क्या मिलेगा, डिप्थ फ्रिंज मिलेगी। अब d sin थीटा अगर 2 लैम्बडा के फॉर्म में, ठीक है, और अगर n लैम्बडा है तो हमको क्या चीज देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो dn जो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अगर छोटे एंगल के लिए तो वो थीटा n मिल जाएगा, तो d थीटा n इक्वल टू n लैम्बडा मिलेगा। तो थीटा n इक्वल टू कितना मिलेगा, n लैम्बडा बाय d, जहां पर n की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3 होगी, ठीक है ना। तो दीप्त होगी या अदीप्त होगी, तो वो देखिए अगर इनके बीच में पाथ का डिफरेंस अगर λ/2 है, or for nth secondary the slit can be nth secondary minimum the slit can be divided into 2 equal part। मतलब हम क्या कर रहे हैं, nth द्वितीय निम्निष्ठ अगर ले, निम्निष्ठ, तो उसके लिए देखिए कितना है, निम्निष्ठ कब मिलता है, जब उनके बीच में पथ का अंतर कितना मिले, λ/2 मिले, ठीक है ना। लेकिन उनकी पोजीशन के लिए अगर हम ले तो d sin थीटा इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है। तो अगर वो 2 लैम्बडा या n लैम्बडा के फॉर्म में, तब तो दीप्त मिलेगा, वो तो इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो थीटा n जो है डिफ्रैक्शन कितना मिल जाएगा, n λ/2। तो इसी को अगर देखे तो nth सेकेंडरी मिनिमम के लिए अगर उसको क्या करें, 2n+1 अगर उसके इक्वल पार्ट्स में यहाँ उसका पथांतर कितना मिले, 2n+1 λ/2 की फॉर्म में मिले, तो क्या मिल जाएगा, देखिए 3 λ/2, 5 λ/2 या 2n+1 λ/2 मिलेगा, जहां पे n की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3। और अगर थीटा अगर बहुत छोटा है तो यहाँ से क्या चीज मिलेगी हमको, dn इक्वल टू ये, तो थीटा n इक्वल टू कितना मिल जाएगा, देखिए 2n+1 λ/2 अपॉन स्मॉल d मिलेगा, ठीक है ना। तो ये उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की हम पोजीशन ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं पिछले हमने व्यतिकरण में निकाली थी, है ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी देखिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, अगर इसकी विड्थ निकाले जैसे हमने पीछे भी लिया था व्यतिकरण में, तो वैसे वैसे यहाँ पे भी है, देखिए तो tan थीटा कितना मिलेगा हमको, उधर भी मिला था ना, ये देखिए यहाँ पे अगर डार्क फ्रिंज जो है y1 दूरी पर मिल रही है, तो y1 कितना मिलेगा, ये अगर θ1 है तो θ1 पे मिला था हमको दीप्त जो अदीप्त थी डार्क फ्रिंज, तो उसकी अगर विड्थ यहाँ पे अगर इसकी विड्थ निकाले तो कितनी मिलेगी, डार्क फ्रिंज यहाँ पर बन रही है और दूसरी यहाँ तक भी बनेगी ना, जो ब्राइट फ्रिंज होगी बीच में उसकी विड्थ तो पूरी होगी, इधर और इधर यहाँ तक पूरी वो ब्राइट फ्रिंज बनेगी चमकीली। तो उसके लिए अगर इसकी विड्थ निकाले तो कितनी मिलेगी, एंगुलर विड्थ भी, तो देखिए tan θ1 इक्वल टू इतना मिलेगा y1 अपॉन ये d, और θ1 अगर छोटा है, अगर θ1 क्या है, छोटा है, तो tan θ1 किसके बराबर हो जाएगा, θ1 के। तो d sin θ1 इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको, लैम्डा, तो θ1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, λ/d मिल जाएगा। तो दोनों θ1 है, ये पिछले हमने किया था, तो y1 इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखिए y1/d इक्वल टू λ/d है, तो y1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, d λ/d। अब जैसा कि हमको पता है कि ये सेंट्रल मैक्सिमा जो डिफ्रैक्शन के लिए मिलता है, ऊपर भी मिलेगा और नीचे भी, y1 और y1 मतलब कितना मिल जाएगा, 2y1 मिल जाएगा। तो इसकी टोटल विड्थ कितनी मिल जाएगी भाई, y इक्वल टू अगर पूरे को अगर y ले, यहाँ पे बीटा 0 लिया है जो कि सेंट्रल मैक्सिमा की क्या है, विड्थ ले रहे हैं, तो वो कितना मिल जाएगा, 2y1। अब y1 कितना हमारे पास, d λ/d है, और साथ में कितना है, देखिए 2 है, तो ये 2 आ गया, तो 2 λ/d/d। तो ये इसकी सेंट्रल मैक्सिमा में क्या मिलेगी हमको, विड्थ मिल जाएगी, चौड़ाई, ठीक है ना। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो हमेशा उसकी विड्थ क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम, इधर जितना होगा उतना का उतना उधर भी होगा, उसके बाद वाली सब छोटी बनती जाती है और फिर खत्म हो जाती है उसका इंटरफेरेंस पैटर्न, फिर सॉरी डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको अब देखने को। तो ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है हमको यहाँ विवर्तन प्रतिरूप ऐसा हमको देखने को मिलता है। अब ये क्यों मिल रहा है ऐसा, क्योंकि जब तरंग जो है किसी कोनों से टकराकर मुड़ जाती है, अपने पथ को मोड़ देती है और छाया वाले भाग में प्रवेशित होती है,
तब हमको ये ऐसा चीज देखने को मिलती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो ये हमने डिफ्रैक्शन के लिए ले लिया। अब इनमें देखिए अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, मतलब विवर्तन विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर है। तो देखिए विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर है। इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेव ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है ना। ये इंटरफेरेंस कब मिलता है, जब सुसंगत स्रोत होते हैं, मतलब सुसंगत स्रोत से अगर तरंगे निकलती हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, इंटरफेरेंस, सॉरी ये तो उधर है, विवर्तन इधर है और ये व्यतिकरण इधर है। चलिए तो देखिए सुसंगत स्रोत जब होता है तो उससे हमको विवर्तन प्रतिरूप देखने को मिलता है, व्यतिकरण प्रतिरूप, सॉरी। तो व्यतिकरण के लिए क्या है, इसके लिए सुसंगत स्रोत होता है। कैसा होता है, सुसंगत स्रोत से अगर निकलती है तो व्यतिकरण देखने को मिलता है। फ्रिंज विड्थ जो है जनरली कैसे होती है, उनकी जो फ्रिंज की चौड़ाई जो है इसमें व्यतिकरण में कैसी मिलती है, फ्रिंज चौड़ाई समान मिलती है, कांस्टेंट मिलती है। और ऑल द मैक्सिमा हैव द सेम इंटेंसिटी, और जितने भी उच्छिष्ट होते हैं, जितने भी उच्छिष्ट होते हैं, उच्छिष्ट की तीव्रता भी कैसी होती है, समान होती है। किसमें, व्यतिकरण में। और देयर इज ए गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मैक्सिमा और उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच में, उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो है कैसे दिखते हैं, क्लियरली विजिबल होता है, मतलब स्पष्ट, उनके बीच में उनका स्पष्ट प्रतिरूप देखने को मिलता है, कहने का मतलब। ठीक है ना। लेकिन विवर्तन में क्या चीज देखने को मिल रही है, देखिए विवर्तन अभी देखा हमने कि डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। जब द्वितीयक तरंगाग्र एक दूसरे से मिलते हैं, तरंगाग्र एक दूसरे से मिलते हैं, तब क्या मिलता है, विवर्तन देखने को मिलता है एक ही वेव फ्रंट के, मतलब एक ही तरंग के जो तरंगाग्र है उनमें द्वितीयक तरंगाग्र जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। फ्रिंजेस आर वेरिंग विड्थ, इनकी फ्रिंजों की जो चौड़ाई है, फ्रिंजों की चौड़ाई भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है। ठीक है ना। भिन्न भिन्न नहीं, चलो इसको अलग ही लिख लेता हूं, फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होती। ठीक है ना। और क्या चीज देखने को मिलता है, देखिए थर्ड क्या कह रहा है, द मैक्सिमा आर ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी। जो उच्चिष्ट होते हैं, जो उच्चिष्ट होते हैं, उच्चिष्ट की तीव्रता भी समान नहीं होती, समान नहीं होती। ठीक है ना। और देयर इज ए पुअर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो पोर्शन होता है, मतलब उनको सुस्पष्ट अच्छे से कहा, ये मैक्सिमा ये मिनिमा, अच्छे से हमको उनको अलग अलग, मतलब सुस्पष्ट नहीं कह सकते कहा ये मैक्सिमा यहां तक बन रहा है, मिनिमा। तो वो उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट जो है वो सुस्पष्ट नहीं दिखते, सुस्पष्ट नहीं होते। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ये दोनों के बीच डिफरेंस हो गया। अभी देखिए हम ले रहे प्रकाश का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है ना। ये इस यूनिट का आपके एक तरह से लास्ट टॉपिक है। तो ध्रुवीकरण क्या होता है, ध्रुवीकरण क्या होता है, हाँ, और ध्रुवणमापी क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ध्रुवीकरण का मतलब होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एक तरह से वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश तरंग कंपन केवल एक ही तल में सीमित हो जाता है, जो उसकी प्रसार दिशा के लंबवत होता है, मतलब जिस दिशा में वो आगे तरंगे जा रही है तो उसके कणों का जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना, तरंग का जो कणों का जो कंपन होता है
वो हर दिशा में ना होके किसी एक निश्चित दिशा में अगर होता है तो ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, या ऐसे प्रकाश को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, या क्या कहते हैं, ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। ठीक है ना। तो वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश तरंग के कंपन केवल एक ही तल में सीमित कर दे अगर, ठीक है ना, कि अगर तरंगों का जो कंपन है, तरंगों के कणों का जो कंपन है, उनको एक ही दिशा में क्या कर दे हम, अगर सीमित कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है, देखिए, पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज फिनोमिनन इन विच वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन परपेंडिकुलर टू देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जैसे यहाँ पे देख रहा है आपको, ये एक स्रोत देख रहा है, इसमें लाइट के पार्टिकल्स जो है क्या है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जैसे इसको पोलराइजिंग फिल्टर से गुजारा जाता है, मतलब यही तो कह रहे हैं यहाँ पे, वाइब्रेशन क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड। अब किसी ना किसी का तो उपयोग करना पड़ेगा, तभी वो रेस्ट्रिक्ट होगा, एक ही तल में कंपन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोलराइजिंग या पोलरॉइड का यूज कर रहे हैं। कैसा मतलब, तल का उपयोग कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, उनके कणों को सिर्फ एक ही दिशा में कंपित करवाएगा। तो बाकी सब तो रोक लेंगे, यहां से सिर्फ एक ही फिर क्या होगा, पोलराइज्ड लाइट हमको मिलेगी, ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा, ध्रुवित प्रकाश। इसी को बोलते हैं ध्रुवीकरण प्रकाश का। जैसे यहाँ पे भी देखे तो यहाँ पे जो सोर्स है, जो सोर्स लिया हमने, स्रोत है, उससे भी देखिए तरंगे क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे इसको पोलरॉइड से गुजारा जाता है, तो ये एक निश्चित दिशा में ही उसके कण क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और प्रकाश तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है ना, जिसमें उसके जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन या संचरण की दिशा होती है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवीकरण। मतलब जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में उसके कण जो वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंपन करवाने देना। ठीक है ना, किसी ना किसी ध्रुवण की मदद से। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का ध्रुवीकरण कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, अब प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अभी बताया था मैंने। ठीक है ना, प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। अध्रुवित प्रकाश जो है, या अध्रुवीकृत प्रकाश में कंपन सभी दिशाओं में होता है, जबकि ध्रुवीकृत प्रकाश में कंपन केवल एक ही दिशा में होता है। ये देखिए, ये अध्रुवित प्रकाश है जिसमें कंपन हर दिशा में मिल रहा है, और ये कैसा है, ध्रुवित प्रकाश है जिसमें कंपन सिर्फ एक ही दिशा में हमको देखने को मिल रहा है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव इन अनपोलराइज्ड लाइट, वाइब्रेशन अकर्स इन ऑल डायरेक्शन। अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, वाइब्रेशन जो है हर डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, हर डायरेक्शन में मिलता है। वाइल इन पोलराइज्ड लाइट, जो भी पीछे बताया मैं, पोलराइज्ड लाइट में सिर्फ पार्टिकल्स जो है एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। अब देखो, किसी प्रकाश को ध्रुवित कैसे किया जा सकता है, तो ध्रुवीकरण के हम क्या कर रहे हैं, तरीके ले रहे हैं, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। कैसे कर सकते हैं हम, बाय रिफ्लेक्शन, परावर्तन से कर सकते हैं कि लाइट बिकम्स पोलराइज्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस लाइक वाटर और ग्लास। ठीक है ना, जब वाटर और ग्लास जैसे सरफेसेस से लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है, तो उससे हमको पोलराइज्ड लाइट मिल सकती है। मतलब जब प्रकाश जल या कांच जैसी सतह से परावर्तित होता है, तो वह ध्रुवीकृत प्रकाश हो जाता है। ठीक है ना, बाय रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन के द्वारा, द्वि अपवर्तन के द्वारा जो भी तरंग अगर हमको मिलती है, तो उससे भी हम कैसा, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, क्रिस्टल स्प्लिट्स लाइट इनटू टू पोलराइज्ड रेज। क्रिस्टल जो प्रकाश को दो ध्रुवीकृत किरणों में विभाजित कर देता है। ठीक है ना, और कैसे कर सकते हैं, बाय ट्रांसमिशन, संचरण द्वारा, यूजिंग पोलरॉइड फिल्टर। अभी जो पीछे की हमने संचरित हो रही थी तरंग, तो पोलरॉइड का उपयोग करके उससे ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया था। तो ऐसे भी ट्रांसमिशन या संचरण से भी हम पोलरॉइड फिल्टर का उपयोग करके भी इसको हम क्या कर सकते हैं, अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब देखिए, नेक्स्ट जो है वो ध्रुवण मापी। क्या है, ध्रुवण मापी। अब ये ध्रुवण मापी क्या करता है कि प्रकाश कितना ध्रुवित हो रहा है उसका एंगल हम मेजर इससे कर सकते हैं। ठीक है ना, किससे हो रहा है, तो वो होते हैं ध्रुवण मापी। क्या होता है, देखिए, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश को के गुणन कोण को मापने के लिए किया जाता है, जब वह किसी प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ से गुजरता है। मतलब ध्रुवणमापी क्या करता है, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश
ठीक है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश जिसमें एक ही कण में वो क्या हो रहा है, एक समतल में के रूप में ही वाइब्रेट हो रहे हैं, जिसके पार्टिकल, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे होती है प्रकाश तरंगे, ठीक है ना, तो उसके घूर्णन कोण को मापने के लिए क्या किया जाता है, इस ध्रुवणमापी का उपयोग किया जाता है। जब प्रकाश किसी सक्रिय पदार्थ से गुजरता है, वो सक्रिय पदार्थ क्या करेगा, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में विभाजित करेगा या बदलेगा, ठीक है ना। तो यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि कुछ पदार्थ जैसे चीनी का घोल हो गया, ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, इससे प्रकाशीय सक्रियता कहते हैं। क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जैसे कुछ पदार्थ ले लिए, जैसे चीनी का घोल, तो ये चीनी का घोल क्या करता है कि ध्रुवीकृत प्रकाश जो है, मतलब जो पोलराइज लाइट जो है, उसके प्लेन को ये क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं। जो प्लेन पोलराइज जा रहा है उससे टकराकर मतलब घूम जाता है उसका प्लेन जो है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय सक्रियता कहते हैं। इसके मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, देखिए, एक तो पोलराइजर होता है जो कि बीच में दिख ही रहा है आपको, ठीक है ना, ये पोलराइजर, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अनपोलराइज लाइट है, पोलराइजर हमको लेना पड़ेगा, तभी उस सक्रिय पदार्थ में से क्या मिलेगी, लीनियरली पोलराइज लाइट जो है या ध्रुवित प्रकाश उसमें से जाएगा, जो भी हम सैंपल उसमें ले रहे हैं, चाहे चीनी का घोल ले लिया, तो इसमें एक पाइप होता है, ठीक है ना, उस पाइप में वो सक्रिय पदार्थ रखा जाता है। और क्या है, देखिए, प्रोड्यूसेस, हाँ, एक तो पोलराइजर है जो क्या करता है, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, उससे हमको समतल ध्रुवित प्रकाश बनता है उससे, ठीक है ना। और क्या लेते हैं हम, ट्यूब लेते हैं, एक सैंपल ट्यूब है जो कि दिख रही है आपको, जो कंटेन्स सॉल्यूशन, इसमें घोल रखा जाता है, जो भी सक्रिय पदार्थ जैसे चीनी का घोल है वो उसमें रखा जाता है। जो सक्रिय पदार्थ ले रहे, जरूरी नहीं चीनी का घोल ले, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो एक सक्रिय पदार्थ जो उसके तल को घुमा देता है, उसका उपयोग उस नली में उसको रखते हैं, मतलब ट्यूब वो उसको कंटेन करने का ही काम करती है। और एनालाइजर क्या करता है, विश्लेषक मेजर द एंगल ऑफ रोटेशन, जो घूर्णन कोण को क्या करता है, मापता है। विश्लेषक जो होता है वो घूर्णन कोण को मापता है। यहाँ पे देखिए, मूवेबल पोलराइजर है, इससे इसका जो एनालाइजर यहाँ पे जो होगा वो घूर्णन कोण को मेजर यहाँ पे कर सकते हैं इस ध्रुवणमापी की सहायता से। और क्या होता है, देखिए, लाइट सोर्स होता है, प्रकाश स्रोत यूजुअली कैसा होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, लाइट सोडियम लैंप, मतलब सामान्यतः एक रंगी प्रकाश होता है जिसे सोडियम लैंप होता है। तो इसमें क्या देखिए, लाइट सोर्स है जो कि अनपोलराइज लाइट दे रहा है, उसके आगे हमने क्या ले लिया, एक पोलराइजर फिक्स कर दिया, वो क्या करेगा, ध्रुवित प्रकाश देगा, और वो भी कैसा है, पोलराइजेशन लिया कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश ले रहा है। वो समतल ध्रुवित प्रकाश इस ट्यूब में से निकलेगा, जिसपे क्या है, वो सक्रिय पदार्थ रखा हुआ है, जिससे वो उस समतल ध्रुवित प्रकाश का प्लेन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना, घूम जाता है कहने का मतलब। और यहाँ पे एक रोटेटिंग पोलराइजर लगा रहता है। तो इस रोटेटिंग पोलराइजर जो कि एक तरह से एनालाइजर का काम करता है, ये विश्लेषक का काम करता है, ये पोलराइड है तो ये एनालाइजर, ये पोलराइड है तो ये एनालाइजर, ऐसे एक दूसरे का काम ये करता है। तो ये रोटेटिंग होता है, तो उससे हमको पता चल जाता है कि इस सक्रिय घोल ने उसका कितना एंगल जो है उसको रोटेट किया है, या पोलराइड एंगल कितना उसने चेंज किया है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए इसकी कार्यविधि क्या है। कार्यविधि क्या, अभी मैंने वैसे तो बता ही दिया है, ध्रुवीकृत प्रकाश नमूने से गुजरता है, जो भी इस पाइप में होता है ना, सैंपल इस ट्यूब में है ना, उससे गुजरता है। पदार्थ के अनुसार प्रकाश का तल क्या हो जाता है, घूम जाता है। पोलराइजर जो प्लेन पोलराइज यहाँ पे समतल ध्रुवित प्रकाश जो मिल रहा है, वो समतल ध्रुवित प्रकाश जब इस सक्रिय पदार्थ से निकलता है तो क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश जब इस सक्रिय पदार्थ से निकलता है तो उसका तल जो है घूम जाता है। तो यहाँ पे जो एनालाइजर है, ठीक है ना, ये जो एक तरह से पोलराइड ही है लेकिन कैसा है, वो रोटेटिंग है, तो उसको विश्लेषक जो है घुमाकर घूर्णन कोण ज्ञात कर लिया जाता है कि भाई कितना घूर्णन मिला इससे, ठीक है ना, तो वो इससे पता चल जाता है। अब उसका उपयोग में क्या है, देखिए, घोल में चीनी की मात्रा को मापना, कि जो भी हम घोल ले रहे हैं चीनी का घोल, उसमें चीनी की मात्रा कितनी है वो इससे हम पता कर सकते हैं, किससे, ध्रुवणमापी से। और रासायनिक विश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, और औषधि उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। औषधि उद्योग में कैसे, कि किस पर्टिकुलर जो भी औषधि हम ले रहे हैं उसमें पर्टिकुलर उसका किस किस चीज का कितना कंसंट्रेशन है, मतलब सांद्रता निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू मिलता है अल्फा एल और सी, ठीक है ना, ये चीज इसका फॉर्मूला मिलता है। अल्फा क्या है, वो एंगल जो भी यहाँ पे एंगल हम इस ध्रुवणमापी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से देखिए क्या है, ये थीटा क्या है, घूर्णन कोण है, और ये क्या है, विशिष्ट कोण जो यहाँ पे मिल रहा है हमको। तो इसका घूर्णन कोण हम ऐसे निकाल सकते हैं
ये विशिष्ट कोण मिल गया, ये नली की लंबाई यहाँ पर जितनी भी होगी उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और साथ ही सांद्रता जो है उसकी कितनी है वो उसका वैल्यू रख के हम क्या कर सकते हैं ध्रुवणमापी से घूर्णन कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था हमारा ध्रुवणमापी, जिसका उपयोग क्या है देखिए, घोल में चित्री चीनी की मात्रा कितनी है उसको मापना, रासायनिक विश्लेषण में भी है, औषधि उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये जो भी चीज थी हमने प्रकाशिकी का जो यूनिट है वो आज हमारे कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सारा पोर्शन हमने इसको कवर किया है, जो भी चीज है। अब इसके बाहर आपके कोई क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन निकल सकता है। तो हमने देखिए प्रकाशिकी कोई यंत्र भी कर लिए हमने, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भी कर दिए, ये ध्रुवणमापी भी हो गया, वेव वाला जो पोर्शन है हमने वो भी कर लिया और रे वाला जो पोर्शन था वो भी सारा हमने कर दिया, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे अगली यूनिट जो है हमारी एटम वाली, तो वो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।